अच्छा जी, हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 नाइन्थ क्लास का जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मतलब इसके टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है थोड़ी बहुत लेंथी हो सकती है। तो आपने एक काम करना है कि इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप समझना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को, उसकी डिटेल को आपने कंप्लीट देखना, उसको फॉरवर्ड नहीं करना। वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप समझना चाह रहे हैं उसको कंप्लीट समझने के लिए उसका स्टार्टिंग और एंड तक उसको कंप्लीट सुनिएगा। इस तरीके से वो सवाल आपको क्लियर हो सकता है, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो सकता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम फ़िज़िक्स नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है पूरा, तो उम्मीद है कि ये समझ आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.2 और जो है अबाउट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपने यहाँ पे इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है इनर्शिया को। अच्छा, बेहतर है कि अपने पास नोटबुक रख लें ताकि जो भी जवाब है सवाल का वो आप इजीली देख सकें और समझ सकें भी। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया की डेफिनेशन में आपने सिंपली बताना है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट any change in its state of rest or of motion. It is related to the mass of the body. एक चीज़ इनर्शिया क्या है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है किसी किस्म का भी चेंज। मतलब अगर आप वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेजिस्ट करेगी कि उसको मोशन में ना लाया जाए। अगर बॉडी मोशन में है तो ऑब्वियसली द बॉडी विल रेजिस्ट कि उसको रेस्ट में ना रखा जाए। तो बाकी इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, ये एक एमसीक्यू भी बन जाता है आप लोगों का। इट डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द बॉडी। मतलब कैसे डिपेंड करते हैं? जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज़ इट्स इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। इसकी एग्जांपल के लिए इस साइड पे बताया हुआ, वी हैव टू बॉडीज़। एक बॉडी ऐसी है जिसका मैस कम है लाइक 30 kg और एक बॉडी है 300 kg। दोनों ही इस टाइम क्या है, रेस्ट में। क्योंकि इसका मैस कम है तो एज़ कम्पेयर टू सेकंड बॉडी के मुकाबले में ये जो फर्स्ट बॉडी है इसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट्स विद ग्रेटर मैस हैव मोर इनर्शिया। बहरहाल सिंपल सा जवाब है, वर्डिंग यही लिखिएगा, क्योंकि जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, प्रिसाइज रखेंगे, जवाब उतना ही ठीक होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो डिफ़ाइन करनी है इस क्वेश्चन में वो है मोमेंटम। मोमेंटम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। बहरहाल आपने जब मोमेंटम को डिफ़ाइन करना है, सिंपली आपने डिफ़ाइन करना है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम ये बताता है कि किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी में अमाउंट ऑफ मोशन कम है या ज़्यादा। तो इन सिंपल वर्ड्स मोमेंटम टेल्स यू द क्वांटिटी ऑफ मोशन। कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन या मोमेंटम या अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है और किस में कम है? ऑब्वियसली इसका आपको पता चलेगा, मोशन इट पोजेस ड्यू टू द मैस एंड वेलोसिटी। आपको किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन का पता चलेगा अगर आपको उसके मैस और वेलोसिटी का पता होगा। कैसे? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। तो ये सारी बातें लिखना डेफिनेशन में लाजमी है, और फिर आप मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकली मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। फिज़िकली ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है। तो मोमेंटम स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। ये आपका एमसीक्यू भी है। मतलब वो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ यूज्ड एज योर एमसीक्यू, जहन में रखने के लिए। ये मैंने इसलिए साथ साथ तो पिक्टोरियल भी अंडरस्टैंडिंग लगाई है ताकि आपको याद रहे कि आपने डेफिनेशन में लिखना क्या है। अगले सवाल पे करते हैं। ये 3.2 ही चल रहा है क्वेश्चन। 3.2 क्वेश्चन के अंदर वी हैव दिस थिंग, इनर्शिया को डिफाइन करना था, मोमेंटम को डिफाइन करना था। नाउ वी विल डिफाइन फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स, a force moves or tends to move a body or stops or tends to stop the motion of a body। मतलब फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से या तो हम किसी भी बॉडी को क्या करेंगे, मूव करेंगे,
या कोशिश करेंगे, टेंड्स टू मूव, कोशिश करेंगे वो मूव करे। इसी तरह फोर्स की मदद से ही या तो हम किसी बॉडी को क्या करेंगे, स्टॉप, या हम कोशिश करेंगे कि वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो सिंपली व्हाट इज़ फोर्स? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव अ बॉडी, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स की मदद से वी कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देंगे, अगर डिफाइंड फोर्स है तो ये एक एग्जाम्पल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ बॉल बाय अप्लाइंग द फोर्स, और जो भी आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, लेकिन ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अगेन यहाँ पे एक पिक्टोरियली अंडरस्टैंडिंग हमने दी हुई कि जिस तरह ये दो बॉडीज़ हैं, दो पर्सन हैं, अगेन ये फोर्स लगा के कोशिश कर रहे हैं, ट्राई टू पुश द बॉडी, और ये अगेन फोर्स लगा के ट्राई टू पुल द बॉडी, और इवन आप फोर्स लगा के बॉडी को मूव भी कर सकते हैं। एनीवे आगे चलते हैं। हमारे पास चौथी डेफिनेशन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विच अपोजिस द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या मतलब? ऐसी फोर्स जो कि अपोज करे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि बेसिकली क्या करती है, अपोज करती है मोशन ऑफ अ बॉडी को। अ फोर्स, या इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं अ फोर्स दैट अपोजिस द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स एक ख़ास ऐसी फोर्स होती है जो कि मूविंग बॉडी के मोशन को अपोज करती है। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कोशिश होगी कि वो मूव करना रुक जाए, मतलब वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। अगेन वी हैव एग्जांपल हियर कि यहाँ पे एक ब्लॉक जो है वो उसको मूव करवाया जा रहा है, लेकिन ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये सप्लाइड फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को मूव करवाया जा रहा है, बट दिस ग्राउंड इज़ ट्राइंग टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगेन जहन में बिठाने के लिए ये 7 पिक्टोरियल एग्जांपल दी है। होप सो ये आप लोग को हेल्प आउट करेगी। तो जी इसके बाद ये हमारा 3.2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास 3.2, 3.3, 3.4 काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में। शॉर्ट क्वेश्चन 3.2 कंप्लीट हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3.3, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी डिफरेंस वाला सवाल आएगा आपने सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिखनी। अगर आपको कहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा अ कॉलम। आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में एक फिज़िकल क्वांटिटी लिखेंगे, दूसरे कॉलम में दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी लिखेंगे। अब डिफरेंस है जो एक बॉडी के फीचर्स लिखेंगे उसके अपोजिट फीचर ऑब्वियसली दूसरी के होने चाहिए, तो डिफरेंस में ये ख्याल रखना चाहिए। तो पहला डिफरेंस सिंपल है, व्हाट इज़ मास? मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। मींस मास ये बताता है कि एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है। मैटर मींस कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। इट मींस मास इज़ जस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। बट व्हाट इज़ वेट? तो ये पहला पॉइंट मास का आ गया। हम इसी तरह पहला पॉइंट ऑफ वेट का लिखेंगे। वेट क्या चीज़ है? वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। मतलब क्या? वो कहते हैं कि वेट आसान ज़ुबान में ग्रेविटेशनल पुल है। मतलब हम जिसे कहते हैं ना वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। मतलब वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट। या आसान ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि वेट इज़ सिंपली द ग्रेविटेशनल पुल। मतलब सिंपली व्हाट इज़ वेट? इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी। दूसरा डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारे वो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब मास जो है मैंने अभी बताया इट्स सिंपली द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। तो मास का ताल्लुक जस्ट नंबरिंग के साथ है कि कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास की हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम वेट की बात करेंगे, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि वेट क्या चीज़ है, इट्स अ ग्रेविटेशनल पुल।
और ग्रेविटेशनल पुल हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड होती है। वेट की एक डायरेक्शन होती है, इसलिए वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी मास इट डज़ नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस, इट वेरीज, जबकि मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ एटम्स जो है चेंज नहीं होते हैं, चाहे बॉडी ज़मीन पे है, चाहे उस बॉडी को आप मून पर रह जाएं, मार्स पर रह जाएं, बट वैल्यू ऑफ वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी चेंज होती है। तो इट्स वेरीज इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब जैसे जैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चेंज होता है उसी तरीके से वेट की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। इन सिंपल वर्ड्स, वेट की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ और होगी, आप जब थोड़ा मतलब स्पेस में आ जाएंगे कुछ और है, अगर आप मून पे बॉडी को लेके जा रहे हैं वहाँ पे वेट की वैल्यू कुछ और होगी, एंड सो फॉर्थ। एक और डिफरेंस है, अगर हम मास को मैयर करें, इट इज़ मैयर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। मतलब मास को जस्ट बीम बैलेंस से मैयर कर सकते हैं, बट वेट इज़ मैयर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। एक और डिफरेंस है, मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, जबकि वेट का यूनिट जो है न्यूटन है। देन दिस इज़ द फार्मूला फॉर मास एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर वेट। मास जो है हमारे पास बेस क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो एनीवे ये 7 डिफरेंस लिखें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाएगा तब तो आप साथ के साथ डिफरेंस लिखेंगे, लेकिन सपोज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो कम से कम ये वाला पॉइंट लाजमी लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग 6 पॉइंट्स उनमें से 2 पॉइंट्स मजीद, मतलब 3 डिफरेंस अगर लिख देंगे तो दैट वुड बी सफिशेंट फॉर यू पीपल इन एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो ये क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ मास एंड वेट ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास पेपर्स में, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है जी। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। मींस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो इसके डिफरेंस भी 2 डिफरेंस हमने लिखे मिनिमम। व्हाट इज़ एन एक्शन फोर्स? एन एक्शन फोर्स इज़ अ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली एक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स है। What is reaction force? A reaction force is a consequence of an action force which is opposite in direction. मतलब जो आपने अप्लाइड फोर्स किया, जो फोर्स अप्लाई किया, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो आउटकम है या उसका जो फीडबैक है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रिएक्शन फोर्स। तो सिंपली पैरा डिफरेंस दोनों में ये है कि एक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ एक्शन फोर्स। वो ऑब्जेक्ट जो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा इट वुड बी द रिएक्शन फोर्स। और दूसरा है हमारा यहाँ पे एक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी। क्या मतलब, ये हमने साथ इसकी पिक्टोरियल एग्जांपल भी ली है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये जो स्विमर है ये एक्शन फोर्स जो है वो किस पे लगा रहा है, वॉल पे। दिस इज़ द एक्शन फोर्स, जो ये अपने फीट की मदद से वॉल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इट इज़ एक्शन। वॉल रिएक्शन में इसको ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे दोनों हमारे डिफरेंस क्लैरिफाई होते हैं कि एक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड है, रिएक्शन जो है उसका रिज़ल्ट है या उसका कॉन्सिक्वेंस है। और एक्शन किसी एक बॉडी पे लग रही है तो रिएक्शन जो है वो किस पे लगेगी, दूसरी बॉडी पे लगेगी। तो बहरहाल इस एग्जांपल से भी आपके जहन में रह सकता है। अगले डिफरेंस की तरफ आते हैं। differentiate between sliding friction and rolling friction. Simply the friction rolling friction is the force of friction between a rolling body and a surface over which it rolls. अगर एक रोलिंग बॉडी और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, अगर बॉडी स्फेरिकल होगी, रोल कर रही होगी, या सिलेंड्रिकल हो, मतलब रोलिंग बॉडी अगर है तो रोलिंग बॉडी और सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन? अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज़ मच क्लियर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ स्लाइडिंग बॉडी एंड द सरफेस ओवर विच इट स्लाइड। तो सिंपल है दोनों का डिफरेंस। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो इसलिए जिस शॉर्ट क्वेश्चन को भी लिखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको प्रॉपर सुनिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, बट थोड़ी लेंथी रहेगी वीडियो ताकि हम एक पॉइंट को कवर कर सकें। चलें आगे आते हैं।
दूसरा पहला डिफरेंस आ गया डेफिनेशन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, एट द सेम टाइम डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हम सबको पता है, मतलब चीज़ को रोल करना आसान है एज़ कम्पेयर टू चीज़ को स्लाइड करना। अब इससे दूसरा डिफरेंस पॉइंट खुद ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जहन में आ जाएगा। अगर ये लेसर है तो फिर ये क्या होगी, ग्रेटर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। एंड द थर्ड वन सिंपली कोल्ड वेल्ड्स डू नॉट ब्रेक इन रोलिंग फ्रिक्शन, जबकि कोल्ड वेल्ड्स ब्रेक इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये कोल्ड वेल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास में डिटेल से डिस्कस्ड हुआ है। कोल्ड वेल्ड बेसिकली कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं। कोल्ड वेल्ड्स को समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को ले लेता हूँ। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है तो इनके दरमियान कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बन जाते हैं, इन्हें वेल्ड्स कहा जाता है, कोल्ड वेल्ड्स कहा जाता है। जब बॉडी रोल करने लगे या स्लाइड करने लगे तो सपोज़ वो स्लाइड करने लगती है तो स्लाइडिंग के वक्त ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये टूटते हैं, ये ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ज़्यादा चाहिए। इसलिए स्लाइडिंग के वक्त जो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आगे मूव करने से पहले इन कोल्ड वेल्ड्स को तोड़ना लाजिम होता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन बढ़ जाती है। बट रोलिंग फ्रिक्शन में होता ये है कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट गया, रोल होते हुए ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, अगला पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब आगे जाने के लिए इसको ब्रेक नहीं करना। कोल्ड वेल्ड ये ऐसे ही आगे की तरफ क्या है, मूव। इस वजह से हम कहते हैं कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर, वो कम की होती है। तो ये कोल्ड वेल्ड्स मतलब वही कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, वो ब्रेक नहीं होते। जब ब्रेक नहीं होते तो मूव करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है रोलिंग बॉडी को। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन फिर क्यों ज़्यादा होती है, हम कहते हैं बॉडी को स्लाइड करने के लिए कोल्ड वेल्ड को तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू इन स्लाइडिंग जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। पर आपने ये पॉइंट यही इसी तरीके से ही लिखने। अगेन ये जो पिक्टोरियल एग्जांपल्स हैं ये इसलिए नहीं है कि आपने ये पेपर में ड्रा करनी है, ये सिर्फ इस वजह से है कि ये डिफरेंस जहन में आपके रह सकता है अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये पिक्चर की एग्जांपल जो है मे बी आपको हेल्प आउट करें इन पॉइंट्स को याद करने के लिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये हमारे पास ये 3.3 क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है इस डिफरेंस के बाद। ये हमारे पास ये जो हमने रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में किया, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले 3.4 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डिफाइन या व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली ये 3.4 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ये है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं इस क्वेश्चन को हम ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे 3.4 ये है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका जवाब हम देख लेते हैं। अब क्योंकि उन्होंने पूछा व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया तो आपने वर्डिंग इसी तरह ही चूज़ करनी है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ बेसिकली इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विथ स्टेट्स। बेसिकली हमने डिफाइन करना है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। और वो कैसे डिफाइन होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ डिफाइन एज अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, कि बॉडी हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, प्रोवाइडेड दैट, बशर्त ये कि मतलब जो कंडीशन रखी गई है, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब अगर आप कोई नेट फोर्स नहीं लगा रहे, एज फार एज देयर इज़ नो नेट फोर्स, जब तक कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो उससे होगा क्या, जो बॉडी रेस्ट में वो हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में, और जो मोशन में वो हमेशा क्या रहेगी, मोशन में। दिस इज़ कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। ये एक पिक्टोरियल एग्जांपल है जो कि ऑब्वियसली इन कंट्री लाइक पाकिस्तान इज़ क्वाइट कॉमन कि ये लोग जो है बस की छतों पे बैठ जाते हैं। तो सवाल यही है कि किसी भी बस की छत पे बैठ के ट्रैवल करना क्यों डेंजरस है। दिस इज़ वेरी डेंजरस कि अगर आप बस के ऊपर बैठ गए और ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ व्हाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन अ रूफ बस, इसके जवाब को देख लेते हैं।
तो पूछा गया कि वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। तो हम इसका जवाब सिंपली लिखेंगे, इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस बिकॉज ये इसलिए डेंजरस है कि बिकॉज व्हेन अ ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, अगर ड्राइवर अचानक क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा, द पैसेंजर ऑन द रूफ में फॉल ड्यू टू इनर्शिया, कि जो ये छत पे लोग बैठे हुए हैं ये आगे गिर सकते हैं इनर्शिया की वजह से। क्यों इनर्शिया की वजह से गिर सकते हैं कि जस्टिफाइड है, जैसे ही ब्रेक लगेगी तो ये बस रुक जाएगी, नीचे वाली बस रुकेगी। ब्रेक लगने से पहले बस भी मूव कर रही थी और ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। जैसे ही ब्रेक लगेगी तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए जो ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि ब्रेक तो बस को लगी है, उन ऊपर वाले लोगों को तो नहीं लगी। तो उससे होगा क्या, जैसे ही बस रुकेगी ये लोग जो है आगे की तरफ क्या है, गिर सकते हैं। तो इसकी आगे रीज़न बताई हुई है कि द पैसेंजर ऑन द रूफ में फॉल ड्यू टू इनर्शिया। क्यों गिर सकते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स, या अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द पैसेंजर विल कंटिन्यू देयर मोशन। भाई मोशन क्यों कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज वी जस्ट स्टडीड के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया अगर कोई चीज़ मोशन में तो वो क्या रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक उसको रोका ना जाए। तो बस भी मोशन में थी, वो क्यों रुक गई, क्योंकि उसको ब्रेक लगा के रोका गया। ऊपर वाले लोग भी मोशन में थे लेकिन वो शायद इसलिए नहीं रुक पाएंगे कि ब्रेक उनको नहीं लगी, तो वो ड्यू टू इनर्शिया वो अपने मोशन को शायद क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से while lower parts of their body is in contact with the bus with it and resultantly they may fall forward। ये इसलिए गिर सकते हैं कि ऊपर वाला उनका जो हिस्सा है वो उसकी वजह से वो शायद अपने मोशन को कंटिन्यू करें और वो आगे की तरफ गिर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये आता है कि वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी चैप्टर का। वाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। वो कहते हैं कि ये पैसेंजर बैठे हुए हैं अंदर, तो ये ठीक है जब तक बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आगे मोड़ पे बस जब मुड़ने लगती है तो ये पैसेंजर जो है ये साइडों की तरफ क्यों निकलते हैं। दोबारा सुन लें, सवाल ये है कि वाई डज़ अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड, एक पैसेंजर बाहर की तरफ जो है आउटवर्ड जो है वो क्यों गिरता है, मतलब उसको बाहर की तरफ पुश क्यों लग रही होती है, वो इस तरफ क्यों गिरता है जैसे ही बस क्या लेने लगती है, टर्न लेने लगती है। तो ये पैसेंजर आउटवर्ड क्यों गिरता है। तो अगेन इसका कॉन्सेप्ट भी वही है जो 3.5 का कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट, कि व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न, जैसे ही बस क्या लेने लगती है, टर्न लेने लगती है, पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, पैसेंजर जो है बाहर की तरफ जो है फॉल करते हैं, मतलब बस की वॉल के साथ टकराते हैं। क्यों, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से क्यों है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये इनर्शिया की वजह से टकराते हैं, क्यों, बिकॉज ये जाना चाह रहे होते हैं सीधे, अचानक बस क्या ले लेती है, टर्न, तो जिसकी वजह से अब सीधा तो कुछ भी नहीं रहा, सीधा बस की क्या आ जाती है, वॉल आ जाती है, जिसकी वजह से ये आउटवर्ड फॉल करते हैं। बरा जवाब आपने यही लिखना है इसका, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड थस फॉल्स आउटवर्ड। अच्छा जी, अब 3.7 शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 3.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिलेट फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मतलब इस क्वेश्चन में वो पूछना ये चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये सवाल दोनों तरीक़ों से आता है, ये सवाल एज अ शॉर्ट भी आता है पेपर में और एज अ लॉन्ग भी आता है। अगर एज अ शॉर्ट आएगा तो आपने उस वक्त इसमें क्या लिखना है, आपने सिंपली कहना है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जबकि ये हमारा वैसे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन करेगी बॉडी में, एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो चीज़ है ये हमने फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक में पढ़ा था कि फोर्स जो है ये हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में कि फोर्स बराबर है मैस इनटू एक्सेलरेशन, दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा है इसके अंदर जो फोर्स एंड मोमेंटम है उसमें हमने ये पढ़ा था कि फोर्स इज़ इक्वल टू, फोर्स बराबर है किस चीज़ के, ये चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
ये पढ़ा हुआ है कि और ये इसमें आपने ये जवाब लिखना है। तो अच्छा शॉर्ट आएगा तो आपने यही जवाब लिखना है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिर्फ इतना जवाब लिखना है। हाँ, अगर ये सवाल आ जाता है लॉन्ग, तो लॉन्ग में आपने क्या लिखना है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अगर यही सवाल आप लॉन्ग आएगा तो फिर आप इसका जवाब शुरू करेंगे इस टॉपिक पे, पेज नंबर 67 पे टॉपिक है हमारा ये फोर्स एंड मोमेंटम का। तो आप कंसिडर अ बॉडी से कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और ये नेक्स्ट पेज पे आप ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन इज न्यूटन सेकेंड विच इज़ सेम एज दैट ऑफ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ये लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये सवाल एज अ लॉन्ग आ जाए, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो तब आपने जवाब से वो शॉर्ट वाला नहीं लिखना, तब आपने ये वाला जवाब लिखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3.8 की तरफ आते हैं। 3.8 क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन ईच। मतलब सवाल ये है कि अगर इफ़ वी हैव अ रोप, ये हमारे पास एक रोप है, ये रस्सी है, और इस रस्सी को अगर पुल किया जाए, खींचा जाए 100 न्यूटन ईच फोर्स से, मतलब हमारे इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी सपोज 100 न्यूटन लग रही है और लेफ़्ट साइड पे भी क्या लग रही है 100 न्यूटन, तो रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी। तो हमने इसका जवाब देना है इफ़ टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन आर पुलिंग ऑन अ रोप द टेंशन इन द रोप विल बी 100 न्यूटन। हम कहेंगे टेंशन जो है वो 100 न्यूटन ही होगी। फॉर एग्जांपल इस 100 न्यूटन के ऑपोजिट जो है हमारे पास जो रोप जो है वो अपनी फोर्स लगाएगी टेंशन यहाँ पे, और इस 100 न्यूटन के भी अगेंस्ट 100 न्यूटन ही टेंशन लगेगी। तो आप सिंपल जवाब यही देंगे कि अगर ऑपोजिट फोर्स लगें रोप के ऊपर और दोनों साइडों से 100 न्यूटन लग रही है तो रोप की टेंशन कितनी होगी, तो हम कहेंगे द टेंशन ऑफ द रोप विल बी 100 न्यूटन एज वेल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 3.9 क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। सवाल ये है, अगर हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एक्शन एंड रिएक्शन तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर बॉडी मूव क्यों करती है। तो इसका मैं बताता चलूँ, हमने पीछे एक डिफरेंस किया था और हमने तब भी ये डिस्कस किया था कि एक्शन एंड रिएक्शन सिंगल बॉडी पे नहीं हो रहा होता, दो मुख्तलिफ बॉडी पे हो रहा होता है। उसी को भी हम समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल का जवाब हमारे माइंड में भी आ सकता है। इट इज़ बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम बॉडी पे नहीं लगता, इसको जहन में रखिएगा कि अगर हाँ हमारे पास सपोज एक सिंगल बॉडी है, इफ़ वी हैव अ सिंगल बॉडी, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स राइट पे लग रही हो और इसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स क्या लग रही हो, लेफ़्ट पे लग रही हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैं, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे और बॉडी मूव नहीं करेंगी। बट इस सिनेरियो में यह है कि एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स लग रही हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस विद एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, they act on different bodies, resultantly one body moves in the direction of action force whereas the other body moves in the direction of reaction force। मतलब एक्शन एक बॉडी पे लग रही है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लग रही है, इसलिए तो जो एक्शन की डायरेक्शन में एक बॉडी मूव करेगी, रिएक्शन की डायरेक्शन में दूसरी बॉडी मूव करेगी। इसको समझने के लिए ये मैंने एक सिंपल सी एक पिक्टोरियल एग्जांपल ली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्विमर जो है वो बेसिकली वाटर के ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन, और ये लेफ़्ट साइड डायरेक्शन में कर रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्शन एक बॉडी पे हो गया। अब वाटर रिएक्शन किस पे कर रहा है, स्विमर पे रिएक्शन की वजह से स्विमर किधर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो किस लिए मूव करती हैं, सवाल यही था कि अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं तो बॉडी मूव क्यों करता है। तो मेन जवाब सिर्फ ये है बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, मतलब एक्शन एक बॉडी पे और होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। अच्छा जी, 3.10 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल ये है, अ हॉर्स पुल्स द कार्ट, इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। सवाल ये है कि अगर एक घोड़ा जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, और एक्शन एंड रिएक्शन
जो है वो इक्वल हैं, तो फिर ये कार्ट मूव कैसे कर पा रही है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि एक्शन एक बॉडी पे पड़ता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। अगर यहाँ पे एग्जांपल दी जाए तो हॉर्स ने एक एक्शन किया कि कार्ट को किधर मूव किया जाए, फॉरवर्ड। तो कार्ट ने क्या किया, एक रिएक्शन किया तो कि हॉर्स को किधर मूव किया जाए, बैकवर्ड। तो ये बात जस्टिफाइड है कि एक्शन एक बॉडी पे हुआ, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। तो फिर ये मूव कैसे कर पा रहे हैं, ये मूव इस अपने एक्शन और रिएक्शन की वजह से इसलिए मूव नहीं कर सकते तो कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। अब इसके जवाब को देखते हैं कि फिर जब एक्शन भी वाकई एक बॉडी पर हुआ, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर हुआ है, लेकिन फिर ये मूव कैसे कर रहा है, बिकॉज ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हॉर्स आगे जाना भी चाहेगा, कार्ट क्योंकि बैकवर्ड मूव कर रही है तो वो इसको आगे जाने नहीं देगी। एक्शन एक पे हुआ है, रिएक्शन दूसरे पे, और अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए तो फिर ये मूव कैसे कर रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स इज ऑल्सो पुशिंग द ग्राउंड। ये वो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं कि सिर्फ हॉर्स जो है कार्ट के ऊपर ही एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि वो ग्राउंड के ऊपर भी थ्रू हिज फीट वो एक्शन कर रहा है। इट मीन्स अब दो बॉडीज़ पे एक्शन हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है कार्ट के ऊपर और एक एक्शन हो रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। द ग्राउंड ऑफर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दैट पुशेस द हॉर्स फॉरवर्ड। एक्चुअली ये ग्राउंड है, ग्राउंड की फोर्स है जो कि हॉर्स को किधर लेके जाती है, फॉरवर्ड जाती है। थस इट इज़ द पुशिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड दैट मेक्स द हॉर्स एंड द कार्ट मूव फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली इन दोनों के एक्शन और रिएक्शन की वजह से मूव नहीं कर रहा, हॉर्स और कार्ट के एक्शन और रिएक्शन की वजह से नहीं ये कार्ट मूव कर पा रही। बेसिकली ये रिएक्शन ऑफ द रोड है या रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड है जिसकी वजह से ये हॉर्स जो है फॉरवर्ड मूव कर पा रहा है। उम्मीद है आइडिया होगा। मज़ीद आप कमेंट में या पूछ सकते हैं कि अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो। अगले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर सिंपली इसका क्या लिखेंगे, ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिंपली स्टेट दैट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये इक्वेशन आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लाजमी लिखेंगे। जब ये सवाल लॉन्ग के तौर पे आएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है बुक के अंदर वो पूरा टॉपिक एज अ लॉन्ग इसमें शामिल हो जाएगा। अगेन अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि है वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इम्पोर्टेंट। कि इसको समझना कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। Momentum gives the relation between mass and velocity and direction of an object. That is why law of conservation of momentum, that is why law of conservation is important to find velocities, forces and direction of bodies after their collision. अगर आप लोगों को ये टॉपिक जहन में हो, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के टॉपिक में इनिशियल मोमेंटम की भी बात की थी, फाइनल की भी बात की थी। इनिशियल मोमेंटम वो सिनेरियो था जो कोलाइड होने से पहले हम सिस्टम का देख रहे थे, और फाइनल मोमेंटम वो सिनेरियो था जो कोलाइड होने के बाद हम देख रहे थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि इसकी मदद से आफ्टर कोलिजन हम बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ मालूम कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन उस पर कितनी फोर्स लगी होगी या नहीं लगी होगी। सो सिंपल जवाब है because momentum gives the relation between mass, velocity and direction of an object. That is why law of conservation is important to find the velocities, forces and direction of bodies after collision. एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, उस सवाल को समझते हैं ज़रा। When a gun is fired it requires why। वो कहते हैं ये जो गन है जो कि अभी आपको नज़र आ रही है बिल्कुल रेस्ट पे, वो कहते हैं जैसे इसको आप क्या करेंगे, फायर्ड,
कहते हैं जैसे ही गन को आप क्या करते हैं फायर, तो ये गन जो है रिक्वायर करती है। व्हाट इज़ रिक्वायर्स मीन्स ये बैकवर्ड मूव करती है। रिक्वायर्स मीन कि जब आप गन को फायर करेंगे तो बुलेट तो ठीक है फॉरवर्ड मूव कर रही है, बुलेट तो बिल्कुल हमें फॉरवर्ड मूव होती हुई नज़र आती है, लेकिन आखिर ये गन क्यों बैकवर्ड मूव करती है, सवाल ये है। तो क्या ये बैकवर्ड क्यों मूव कर रही है, तो हमने इसी को समझना है। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। वो कहते हैं फायर करने से पहले हम देखते हैं कि गन और बुलेट दोनों ही क्या हैं, रेस्ट पर हैं। मतलब इसके अंदर जो बुलेट है वो और ये गन दोनों क्या हैं, रेस्ट पर है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो मीन्स ये इनिशियल स्टेट है। ये जो स्टेट है फायर करने से पहले, ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में वो बता रहे हैं कि इनिशियल स्टेट पे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, ज़ीरो। अभी हमने पीछे पढ़ा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल एंड फाइनल क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स फायर करने के बाद फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए, ज़ीरो। इंडिविजुअल मोमेंटम नज़र आ रहा होगा सिस्टम के पार्ट्स का, इंग्रेडिएंट्स का, लेकिन जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। बिफोर फायरिंग द गन बोथ गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। एज द गन इज़ फायर्ड, जैसे ही आप गन क्या करेंगे फायर, बुलेट शूट आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम। फायर करने के बाद लाजिम है बुलेट क्योंकि मूव कर रही है तो बुलेट के पास लाजमी कोई ना कोई क्या होगा, मोमेंटम। तो मान लेते हैं कि बुलेट के पास कितना मोमेंटम है, 20 न्यूटन सेकेंड। अब हमने पढ़ा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर फायर करने के बाद सिर्फ बुलेट के पास मोमेंटम रह जाए तो सिस्टम का मोमेंटम तो इनिशियल के बराबर नहीं होगा। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, थस्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द गन रिक्वायर, क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम वही बनाना है जो पहले था। अब पहले क्या था, पहले था 0 न्यूटन सेकेंड, बाद में बुलेट ने सपोज 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम रख लिया। अब इस 20 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम को काउंटर करने के लिए गन किधर है, बैकवर्ड मूव करेगी और ये मोमेंटम हो जाएगा -20। तो ये दोनों मोमेंटम मैथमेटिकली क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंटम अभी भी कितना बनेगा, 0 न्यूटन सेकेंड ही बनेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बुलेट बैकवर्ड गन बैकवर्ड सिर्फ इसलिए मूव कर रही है, या गन रिक्वायर सिर्फ इसलिए मूव कर रही है कि उसने पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब जितना सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतने ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रखना है। होप सो दिस आंसर जस्टिफाई योर कॉन्सेप्ट। बाकी लाजमी बात है शॉर्ट आंसर में मैं ज़्यादा इतने ही अभी डिस्कस कर सकता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब 2 सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नीडेड। बहुत सिंपल सवाल है, कोई 2 सिचुएशन बताएं जहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन अ पेपर, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल पॉइंट है, याद हो सकता है। फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। ग्रिप हमारी ग्राउंड के साथ बनती है तो हम आगे चल पाएंगे ना, अदरवाइज़ हम किसी स्लिपरी रोड पर हों या ऑयल के ऊपर चलने की कोशिश करें तो हम गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल भी पाते हैं। थर्ड पॉइंट इसका है, फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल, बिल्कुल ऐसे ही है। और चौथा पॉइंट भी आप इस तरह जहन में रख सकते हैं, फ्रिक्शन इज़ आल्सो यूज टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल या व्हीकल या टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई सी भी चीज़ मूव कर रही है उसको रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन। ये चौथा पॉइंट आप खुद साथ लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बाईसाइकिल या टू स्टॉप अ मूविंग कार। ठीक है जी, अगले की तरफ मूव करते हैं। 3.15 शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोवर्स फ्रिक्शन। अब ये हम सबको पता है कि अगर हम ऑयलिंग कर दें तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। 2 बॉडीज़ हैं जो स्लाइड कर रही हैं या आपस में रोल कर रही हैं, उनके दरमियान अगर हम ऑयलिंग कर देते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। सवाल यही है कि क्यों, जवाब दें इसका। तो हम इसको समझते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑयल इज़ एडेड टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, ऑयल। To reduce friction, oil is added to the moving parts of the machine. The oil
कोट्स द सरफेस ऑफ द मूविंग पार्ट। अब ये बेसिकली ऑयल क्या करता है, एक कोटिंग क्रिएट कर देता है, एक कोटिंग बना लेता है मूविंग पार्ट्स के दरमियान। ऑब्वियसली जो जितने मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो जगह, उसके दरमियान अब क्या आ गया, ऑयल की लेयर आ गई। अब ऑयल इटसेल्फ स्लिपरी है एंड मेक्स देम स्लिपरी। अब जब वो ऑयल कोटिंग होगी, ऑयल लेयर बनेगी, तो सरफेसेस जो है वो स्लिपरी हो जाएंगी। थस दिस लोअर्स द फ्रिक्शन, रिजल्टेंटली दे स्लाइड ओवर ईच अदर ईजीली। और इसको समझने के लिए ये हमने साथ एक एग्जांपल भी देखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सिनेरियो कब का है, जब कोई ऑयल बीच में नहीं है, जिसकी वजह से नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर व्हेन दे स्लाइड ओवर ईच अदर। ऑयलिंग के बाद दो सरफेसेस, जो भी दो सरफेसेस आपस में स्लाइड कर रहे हैं, उनके दरमियान किसकी लेयर आ जाती है, ऑयल की। दिस लेयर जो है, क्योंकि ये लेयर स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू द सरफेसेस प्रीवियसली जो हमने देखी हैं, उसकी नस्बत ऑयल की सरफेस जो है वो स्मूथ होती है। दैट्स वाई ओवरऑल फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट्स। तो बिल्कुल ऐसी है, अगर आपके बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ऑयलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है। डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सवाल है, हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। स्मूथिंग द स्लाइडिंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं, मतलब जिन सरफेसेस के ऊपर आप स्लाइड करना चाह रहे हैं, उन सरफेस को स्मूथ बना दें। एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, हम घरों में अगर मार्बल वगैरह है, उसके फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम उसकी ग्राइंडिंग करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्मूथ दियर सरफेस। उससे क्या होता है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। यूजिंग लुब्रिकेंट, अभी ऊपर पड़ा, ऑयलिंग भी एक मेथड है जिससे आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड मेथड है यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ये यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, बॉल बेयरिंग क्या चीज़ है। ये जो आपको यहाँ पे बॉल्स नज़र आ रही हैं आयरन की, इन्हें इस सेटअप को हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। बेसिकली ये सरफेस ए है और ये सरफेस बी है, इसके दरमियान में हमने बॉल बेयरिंग डाल दी। इन बॉल बेयरिंग का फ़ायदा ये है कि ये बेसिकली रोल करते हैं। रोल होने की वजह से इनकी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो अगर आप दो सरफेसेस के दरमियान इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन देम, देन यूज़ वन ऑफ द थ्री टेक्निक्स। या तो आप पॉलिश कर दें, सरफेस को स्मूथ बना दें, या लुब्रिकेंट या ऑयलिंग कर दें सरफेसेस को, या इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो फिर बॉल बेयरिंग को क्या करें, यूज़ करें। तो दीज आर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अच्छा जी, अब 3.17 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि चीज़ों को रोल करना इजी है एज़ कम्पेयर टू स्लाइड दैम। यही पूछा गया कि क्यों रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके जवाब पे जो आपने लिखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी इज़ लेस देन स्लाइडिंग बॉडी। यस, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अगर हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देखें रोलिंग बॉडी का, तो इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कम है। स्लाइडिंग बॉडी का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है अमूमन। तो इस वजह से भी रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बट जो मेन रीज़न है जिस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, वो है पॉइंट नंबर 2। वो कहते हैं अ बॉडी रोल्स विदाउट रैप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स, दैट इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी एक बॉडी रोल करने की कोशिश करती है या स्लाइड करने की कोशिश करती है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बन जाते हैं बिटवीन द बॉडीज़। इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड। जब बॉडी स्लाइड करने लगती है तो उन्हें इन कोल्ड वेल्ड्स को तोड़ना पड़ता है। मतलब कोल्ड वेल्ड बेसिकली रैप्चर्स होते हैं स्लाइडिंग के वक्त। कोल्ड वेल्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। बट लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं रोलिंग की, जब बॉडी रोल करने लगती है तो बॉडी रोल ओवर हो जाती है और कोल्ड वेल्ड जो है वो टूटता नहीं है, बल्कि एक पार्ट आगे निकल जाता है और दूसरा पार्ट आके कोल्ड वेल्ड फिर बना लेता है। और ये बॉडी इसी तरह क्या करती रहती है, रोल करती रहती है, और एक्चुअली कोल्ड वेल्ड रैप्चर नहीं होते। जिसका मतलब ये हुआ कि रोलिंग के वक्त क्योंकि कोल्ड वेल्ड रैप्चर नहीं होते, इस वजह से जो
रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है, इसमें रैप्चरिंग नहीं होती कोल्ड बेड की, जबकि स्लाइडिंग के वक्त क्योंकि कोल्ड बेड रैप्चर होते हैं, दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, इट इज़ द रीज़न दैट इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द फॉलोइंग, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपने थोड़ा बहुत लिखना है, डिफ़ाइन करना या व्हाट्सएवर। पहले है, सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना व्हाट इज़ टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अ टेंशन इज़ अ फोर्स, पहले ये बात जहन में रखिएगा कि टेंशन जो है वो बेसिकली एक फ़ोर्स है। मतलब अगर आपसे पूछे कि फ़िज़िकली टेंशन क्या चीज़ है, हम कहेंगे इट इज़ अ फोर्स, और जिस तरह फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन ही होगा। तो टेंशन इज़ अ फोर्स दैट इज़ डेवलप इन अ रोप, स्ट्रिंग और केबल। मतलब जिसे हम उर्दू में खिंचाव कहते हैं, किसी भी रस्सी में, किसी भी धागे में या किसी भी केबल में जो खिंचाव पैदा होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अटेंशन इज़ अ फोर्स डेवलप इन अ रोप, स्ट्रिंग और केबल व्हेन स्ट्रेच्ड अंडर अ अप्लाइड फोर्स। जब भी आप कोई किसी भी धागे पे, किसी भी रस्सी पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के कॉन्सिक्वेंसेस में जो खिंचाव पैदा होगा, जो स्ट्रेचनेस पैदा होगी, उसी को ही हम क्या कहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। इट इज़ द फोर्स जनरेटेड व्हेन अ लोड इज़ अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये टेंशन कब डेवलप होगी, जब हम किसी भी रोप के अक्रॉस कोई सा भी क्या लगा देंगे, लोड क्यों टेंशन क्रिएट करते हैं, लोड वेट की वजह से नीचे जाना चाह रहा है, और ये जिसको रोकने के लिए जो हमारे पास रोप है उसमें क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन डेवलप हो जाएगी। अगली डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको हम आसान ज़ुबान में समझ लेते हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली मीन्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस। मतलब आसान ज़ुबान में मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोला जाएगा किसी भी सरफेसेस के दरमियान, या मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रिक्शन भी इसका नाम हो सकता है। अब इसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स। जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, तो वो बॉडी फ़ौरन मूव नहीं करती। जितनी आप फोर्स लगाते हैं तो वो मूव इसलिए नहीं करती, उसी वक्त उसमें क्या डेवलप हो जाती है, फ्रिक्शन। आप मूव करने के लिए फोर्स ज़्यादा करते हैं, अपनी फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है, आप फोर्स और ज़्यादा करते हैं, थोड़ी फ्रिक्शन मज़ीद बढ़ जाती है। फिर अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, बॉडी की फ्रिक्शन की एक लिमिट है जिसके बाद वो नहीं बढ़ सकती, वहाँ तक तो फ्रिक्शन बढ़ेगी। लेकिन अब अगर आप कंटिन्यूसली अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप बॉडी को मूव करने के काबिल हो जाएंगे। बट इनिशियली जब आप फोर्स लगाएंगे बॉडी मूव नहीं करेगी ड्यू टू द फ्रिक्शन। इसको डिफ़ाइन किया गया है, फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन बेसिकली जितनी आप फोर्स लगाते हैं तो उसके बराबर होती है, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाते हैं फ्रिक्शन भी बढ़ती जाती है एक पॉइंट तक। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ साथ बढ़ती रहती है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट। अब ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, एक ख़ास हद तक फ्रिक्शन बढ़ सकती है। इट डज़ नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नॉन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा कोई सरफेस जितनी भी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द सरफेस इज़ नॉन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसका फार्मूला है Fs इज़ इक्वल टू म्यू mg। ये इसका फार्मूला है जो ऑब्वियसली आपने लिखना है। और इसको समझने के लिए ये है कि सपोज़ ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, और जैसे ही आप बॉडी को मूव करने लगेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे। सिमिलरली फ्रिक्शन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप अप्लाइड फोर्स मज़ीद बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन भी मज़ीद बढ़ जाएगी। बट देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन। आप अप्लाइड फोर्स को फर्दर बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन फर्दर इंक्रीज़ करेगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि फ्रिक्शन एक ख़ास लिमिट के बाद फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेंगे। सपोज़ जब आप मज़ीद अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, अब फ्रिक्शन मज़ीद नहीं बढ़ेगी। फ्रिक्शन के मान लेते हैं
कि मैक्सिमम वैल्यू यही थी। इसके बाद मज़ीद जब आप फोर्स लगाते जाएंगे फ्रिक्शन मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगी, तो हम कहेंगे दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड द सरफेस इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन के व्हाट इज़ ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स किसको बोला जाता है? तो हम कहेंगे द ब्रेकिंग फोर्स इज़ डिफाइंड एज द फोर्स दैट स्लोज द कार व्हेन द ड्राइवर ऑपरेट्स द ब्रेक पैडल। जैसे ही आप ब्रेक पैडल ऑपरेट करते हैं उसके बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाती है, फिर उसको हम कहते हैं कि बेसिकली यू हैव अप्लाइड अ ब्रेकिंग फोर्स। क्या काम है ब्रेकिंग फोर्स का? दिस फोर्स हेल्प्स टू स्टॉप द व्हीकल व्हेन मूविंग ऑन अ रोड। हम इस ब्रेकिंग फोर्स की मदद से हम किसी भी व्हीकल को क्या है रोक पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली डेफिनेशन भी थोड़ी टेक्निकल है। स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स बड़ा एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम स्किडिंग को स्लाइडिंग समझ लेते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कब हम बोलते हैं कि बॉडी हैज़ बीन स्किड, तो इसको समझते हैं। स्किडिंग को डिफाइन किया गया इन ऑर्डर टू स्टॉप अ कार क्विकली अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नीडेड। एक चीज़ समझ लें कि जो हमारे पास गाड़ी रुकती है वो इसलिए रुकती है क्योंकि रोड जो है फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हर सरफेस एक ख़ास लेवल तक फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है, एक मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्रिक्शन होता है हर सरफेस का, उससे ज़्यादा वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वो कह ये रहे हैं कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रोड जो है फ्रिक्शन प्रोवाइड करना शुरू करता है, क्योंकि बॉडी रोलिंग के बजाय रोलिंग मोशन ब्रेक लगाने से आप बॉडी टायर्स का रोलिंग मोशन रिड्यूस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टायर जो है स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, और गाड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता रुकने लग जाती है। बट देयर इज़ अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक लिमिट है। रोड के ऊपर भी जो स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको मिलेगी उसकी भी एक लिमिट है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। दैट टायर्स कैन प्रोवाइड इफ़ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली। अगर आपने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक लगाई, सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अचानक हैंड ब्रेक खींच देते हैं, तो नाउ यू हैव अप्लाइड ब्रेक इंस्टेंटली और यू अप्लाइड ब्रेक टू स्ट्रांगली, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप। अब इससे होगा क्या? जब आप फ़ौरन हैंड ब्रेक खींचेंगे तो व्हील जो रोल्स कर रहे थे वो बेसिकली उनकी रोलिंग जो है वो लॉकअप हो जाएगी। अब व्हील्स रोल करना छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर जो है व्हील स्लाइड करेगा, या हम उसको कहते हैं देन द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। स्किडिंग बेसिकली एक फिनोमेना है जो कब होता है? जब रोलिंग मोशन टायर का ख़त्म हो जाता है और टायर रोलिंग के बजाय क्या करना शुरू कर देता है? स्लाइड। अब होना ये चाहिए क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो गाड़ी को रुक जाना चाहिए, बट अगर आप इस एग्जांपल पे देखेंगे, यहाँ पे सपोज स्लाइड करना शुरू किया था लेकिन ये गाड़ी आगे मूव करती जा रही है और रुक नहीं रही। इसलिए नहीं रुक रही कि सपोज गाड़ी को रोकने के लिए हमें चाहिए थी 1000 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन, बट इस रोड की लिमिट ही कितनी है कि रोड ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 न्यूटन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन दे सकता है। तो जब अचानक आप ब्रेक लगाते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन होने के बावजूद, रोलिंग मोशन ख़त्म होने के बावजूद गाड़ी नहीं रुकती और वो स्लाइड करती हुई जाती है, और इस स्लाइड को बेसिकली हम स्किड कहते हैं। स्किड ऐसी स्लाइडिंग को बोला जाता है कि आप मैक्सिमम फ्रिक्शन भी आप प्रोवाइड कर चुके हैं, बट वो फ्रिक्शन भी ना काफ़ी है गाड़ी को रोकने के लिए। तो स्किडिंग के वक्त जो है गाड़ी जो है फुल ब्रेक लगाने के बावजूद ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन तो रोड नहीं थी लेकिन आपका मोमेंटम इतना ज़्यादा है गाड़ी का कि वो फ्रिक्शन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रुकती और गाड़ी इस तरह के ब्लैक मार्क्स बनाते हुए आगे जाना शुरू कर देती है। इस फिनोमेना को फिज़िक्स में हम क्या कहते हैं? स्किडिंग। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड स्किडिंग। तो स्किडिंग में आपने ये सारी बातें बतानी हैं जो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं कि सीट बेल्ट। व्हाट आर सीट बेल्ट? अ बेल्ट और स्ट्रैप इन एन ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन दैट इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी
Safety purposes are called seat belts. Seat belts are useful in two ways. They provide an external force to a person wearing सीट बेल्ट. मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने की वजह से एक पर्सन जब वो आगे जाने की कोशिश करता है ड्यू टू इनर्शिया, उसको आगे जाने से रोकने के लिए सीट बेल्ट जो है ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा और उसको आगे जाने से रोकेगा. इससे चांस ऑफ कोलिजन जो है वो या चांस ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाते हैं. एक तो इसका ये यूज़ है. सेकंड यूज़ इसका क्या है, द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट. अब ये सीट बेल्ट जब स्ट्रेच हो रही होती हैं तो इस शख्स को रुकने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है. मतलब इस शख्स का मोमेंटम, जो जिस बंदे ने सीट बेल्ट पहनी होगी, सीट बेल्ट की मदद से उसको मोमेंटम चेंज करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा. इस ज़्यादा टाइम से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हमने पढ़ा हुआ पहले कि अगर किसी भी बॉडी को मोमेंटम चेंज करने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, तो उस बॉडी पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन दी कोलिजन वो क्या हो जाएगी, कम. तो इट मीन्स कि सीट बेल्ट सिर्फ रोकने के लिए काम नहीं दे रही, एक तो रोकती है, लेकिन सपोज़ अगर शदीद एक्सीडेंट है तो मोमेंटम चेंज करने में सीट बेल्ट की स्ट्रेचिंग की वजह से आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है इन ऑर्डर टू चेंजिंग द मोमेंटम, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो फोर्स लगती है, सपोज़ आप आगे डैशबोर्ड से जाके टकराते हैं, ये खुदा न खास्ता किसी भी चीज़ से टकराएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सिर्फ इतने ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा है इस क्वेश्चन को. तो द एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट्स. दिस प्रोलॉन्ग द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज. इस एडिशनल टाइम की वजह से मोमेंटम चेंज करने में या बॉडी को स्टॉप करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है. उससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द इफ़ेक्ट ऑफ कोलिजन, जिसकी वजह से कोलिजन का इफ़ेक्ट जो है, ये कोलिजन की वजह से जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. अगले सवाल की तरफ आते हैं. व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. मैं बताता चलूँ, सीट बेल्ट का सवाल और बैंकिंग ऑफ रोड ये अमूमन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम इस पहले फिगर की तरफ देखते हैं. जहाँ पे भी अच्छे रोड्स बने होंगे, जहाँ पे भी टर्न अराउंड होगा या राउंड अबाउट होगा, वहाँ पे अगर आप कभी फोकस करेंगे तो आपको रोड का स्लोप नज़र आएगा इस तरीके से. मतलब आपको रोड बेस से थोड़ा उठा हुआ नज़र आएगा. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ अ रोड. पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर मैं इस पिक्टोरियल एग्जांपल को भी डिस्कस करता हूँ. बैंकिंग ऑफ रोड मींस दैट द आउटर एज ऑफ रोड इज़ रेज्ड. इसका मतलब ये है कि रोड की अगर एक साइड को अगर आप उठा रहे हैं तो वो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं. मतलब अगर रोड की एक साइड को आपने ऊपर कर दिया और एक साइड को थोड़ा नीचे रहने दिया, तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे एक स्लोप क्रिएट हो जाता है. बैंकिंग causes the component of vehicle's weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn. Thus, banking of road prevents skidding of vehicles and thus makes the driver safe. मतलब क्या, वो कहते हैं जैसे ही आप बैंकिंग करते हैं तो उससे होता क्या है कि जो व्हीकल्स का जो वेट है वो इस स्लोप की वजह से उसका एक कंपोनेंट किधर चला जाता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड. इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में कि किसी भी चीज़ को अगर आपने सर्कुलर पाथ में घुमाना है, यू नीड मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स. एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स टायर्स की वजह से आ रही है, मज़ीद सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल सकती है राउंड अबाउट पे, हमने कहा वो ऐसे मिल सकती है कि अगर आप उन रोड को क्या शुरू कर दें, बैंकिंग शुरू कर दें. मतलब आप रोड की एक साइड को क्या कर दें, थोड़ा ऊपर कर दें और एक साइड को थोड़ा सा क्या कर दें, नीचे कर दें. इससे होगा क्या कि व्हीकल का जो झुकाव है वो किसकी तरफ हो जाएगा, सेंटर की तरफ हो जाएगा. सेंटर की तरफ झुकाव होने की वजह से ये व्हीकल जो है इस सेंटर की तरफ झुकाव होने की वजह से इसके पास एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी और ये व्हीकल ईजीली क्या ले सकता है, राउंड अबाउट ले सकता है या टर्न ले सकता है. इसलिए जहाँ पे भी रोड प्रॉपर बनाए जाते हैं, किसी भी चौक पर किसी भी राउंड अबाउट पे बैंकिंग लाजमी की हुई होती है ताकि वही हमें एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए
सेंट्रीपिटल फोर्स हमें बिल्कुल टायर्स एंड रोड भी प्रोवाइड करते हैं, बट बैंकिंग की मदद से हमें एक और फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाती है, जिसकी वजह से व्हीकल्स जो हैं वो ईजीली टर्न ले पाते हैं। तो इसको दोबारा से जब आप पढ़ते हो, बैंकिंग ऑफ अ रोड मीन्स दैट आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड, बैंकिंग कॉजेज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बाई टेकिंग अ टर्न लेते हुए जो हमें मज़ीद एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है बैंकिंग की मदद से। फिर उससे फ़ायदा क्या होता है? थस बैंकिंग ऑफ रोड्स प्रिवेंट स्किडिंग से बच जाते हैं हम, क्योंकि अमूमन स्किडिंग हो जाती है। आप देखते हैं बारिश के सीज़न में या जब टर्न ले रहे होते हैं तो जीप गाड़ियाँ स्किड कर जाती हैं। बैंकिंग जहाँ पे हुई होती है वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। एंड थस मेक्स द ड्राइविंग सेफ। अगली डेफिनेशन है व्हाट इज़ क्रीम सेपरेटर। अ क्रीम सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर। एक हाई स्पीड स्पिनर है, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से वो क्या करता है? स्पिन करता है। द बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड। द हाई स्पीड ऑफ द स्पिनर सेपरेट्स लाइटर पार्ट क्रीम और बटर फैट एंड डेंसर पार्ट स्किम मिल्क ऑफ द मिल्क एंड thus collected at the inner and outer end of the separator respectively। क्रीम सेपरेटर बेसिकली इस तरह की मशीन होती है। ये जो है ना, इसके अंदर जो बाउल है वो बहुत हाई स्पीड से क्या कर रहा होता है? स्पिन कर रहा होता है। ड्यू टू डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमारे पास हैवियर पार्ट ऑफ द मिल्क हैं वो आउटर एज पे चले जाते हैं और लाइटर पार्ट जो है वो इनर एज पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है रिस्पेक्टिवली क्या हो जाते हैं? दोनों मुख्तलिफ क्वांटिटी, मतलब मिल्क के अंदर हैवी फैट्स और लाइटर फैट्स जो है ड्यू टू डिफरेंट साइज़ ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स जो है हैवी और लाइटर साइज़ होने की वजह से वो दोनों एंड पे मतलब हैवी पार्टिकल्स आउटर एंड से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स जो है नियर एंड से कलेक्ट कर लिए जाते हैं और दो मुख्तलिफ बर्तन में डाल दिए जाते हैं। दिस इज़ हाउ क्रीम सेपरेटर वर्क। ये लाइटर पार्ट, मतलब इससे क्रीम भी कलेक्ट कर ली जाती है और स्किम मिल्क डेंसर पार्ट भी कलेक्ट कर लिया जाता है। डिटेल में इसको हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों ये सेपरेशन हो जाती है। बिकॉज जब आप हाई स्पीड देंगे तो ड्यू टू डिफरेंट मैसेज दोनों के ऊपर डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। हैवी पार्ट जो वो सेंटर से दूर चला जाएगा और लाइटर सेंटर के करीब आ जाएगा। अगले शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर। वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो बिल्कुल से अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी then birds cannot fly, we cannot even walk on a road, even if we were walking we would not be able to stop। मतलब अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो वो चल नहीं पाएगी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो रुक नहीं पाएगी क्योंकि रोकने के लिए यू नीड फ्रिक्शन। वी कैन नॉट इवन राइट ऑन अ पेपर, इवन पेपर पे भी लिख नहीं पाएंगे। बाकी आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं इसमें कि अगर साइकिल मूव कर रही है तो वो रुक नहीं पाएगी, आप अगर क्लाइंबिंग करना चाह रहे हैं तो क्लाइंब भी नहीं कर पाएंगे। पर इफ़ यू राइट एनी 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक के व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर देन दीज 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगले सवाल पर आते हैं। वाई स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। वॉशिंग स्पीड स्पिनर जो है वो बहुत हाई स्पीड पे क्यों स्पिन किया जाता है? द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ बास्केट स्पिनर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स। इट स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने इसका जवाब तो लिखना ही है। अब अगर हम स्पिनर को देखें तो इसमें यहाँ पे ये परफोरेटेड, मतलब ये जो बास्केट है इसमें होल्स बने हुए होते हैं। अब जब इसके अंदर हम कोई कपड़ा डाल देंगे और उस कपड़े पे सपोज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसमें हम इस कपड़े को घुमाएंगे बहुत तेज़ी से, बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करेंगे, जिससे होगा क्या कि ये सारे ड्रॉपलेट्स भी क्या करने लग जाएंगे? स्पिन। अब ये सर्कुलर पाथ में स्पिन करने लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इन्हें बहुत ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए। मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए जो इन्हें उस हाई से स्पीड पे ग्रिप कर सकें। लेकिन पानी और कपड़े के दरमियान इतनी
ग्रिप नहीं होती कि इतनी हाई स्पीड पे पानी कपड़े के साथ स्टिक रह सके। रिजल्टेंटली क्या करेगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स इन होल्स में से बाहर आना शुरू कर देंगे ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, दैट इज़। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं 3.20 तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बेहतर समझने के लिए कोशिश करें कि इसकी अंडरस्टैंडिंग लें, इसको नोट डाउन कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस को, और अगर आप किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उसके पोर्शन को पूरा सुनिएगा। अगर आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे तो मे बी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा स्किप कर दें। और बाकी ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस की हुई हैं, तो ये सिर्फ जो एक्स्ट्रा डिटेल मज़ीद थी वो हमने डिस्कस कर ली। दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। थैंक यू सो मच।